नमस्कार। आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा आतंकवाद हालात की पैदाइश है या फिर सोच की बीमारी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे क्या आतंकवाद किसी धर्म या जाति से परे एक वैश्विक चुनौती है और क्या बेरोजगार युवा इसके सबसे आसान निशाने बनते हैं। इस गहन विषय पर अपने विचार रखने के लिए आज हमारे साथ 4 विशिष्ट पैनलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहला नाम श्रीमती नीति तोमर, मैनेजिंग एडिटर उदय भूमि और प्रख्यात सोशल एक्टिविस्ट दिल्ली से, जो समाज की नब्ज को करीब से पढ़ती हैं और जमीनी हकीकत को बेबाकी से सामने रखती हैं। दूसरा नाम है श्रीमती सपना दुबे जी का, जिला उपाध्यक्ष बीजेपी एवं समाज सेवी भदोही उत्तर प्रदेश से, जो युवाओं और महिलाओं के मुद्दे पर निरंतर सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। अगला नाम है श्री अविनाश पांडे जी का, राजनीतिक विश्लेषक मुंबई महाराष्ट्र से, जिनकी गहरी राजनीतिक समझ और संतुलित दृष्टिकोण ऐसे विषयों को नया आयाम देता है। और अंत में डॉक्टर महेंद्र तिवारी, समाज सेवी गुजरात से, जो लंबे समय से सामाजिक सुधार और मानवता के सरोकारों पर काम कर रहे हैं। आज की बातचीत सिर्फ सवालों की नहीं बल्कि समाधान की दिशा में एक कदम है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा नीति तोमर जी से। नीति जी, आतंकवाद क्या यह हालात की पैदाइश है या फिर सोच की बीमारी, आपको क्या लगता है? नमस्कार सुशील जी, आपने बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा के लिए मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है जिस पे सभी को सोचने की आवश्यकता है, समाज के सभी वर्गों को इसमें विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। आप फिर से अपना प्रश्न दोहरा सकते हैं? हाँ, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जो आतंकवाद है वो क्या हालात की पैदाइश है या फिर सोच की बीमारी, क्या कारण है इसका? मेरे विचार से आतंकवाद एक तरह की विचारधारा है जो कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित है, उग्रवादी विचारधारा से प्रेरित है। ये हालात की पैदाइश नहीं है, ये बहुत समय से चली आ रही एक विचारधारा है जो कि एक अलग दिशा में अब जा रही है। आज के परिदृश्य में देखेंगे तो ये बहुत ही विध्वंसात्मक दिशा की तरफ अग्रसरित हो रही है। ओके, क्या आतंकवाद किसी धर्म जाति से परे आपको लगता है या फिर वैश्विकता की कट्टरता की भी देन होगी? वैश्विक कट्टरता, जी हाँ, वैश्विक कट्टरता है। ये कोई कहीं भी आप भौगोलिक सीमाओं में इसको नहीं बांध सकते। कोई समुदाय, किसी धर्म, जाति, किसी भी भौगोलिक सीमा में, क्योंकि आज के समय में विश्वव्यापी समस्या हो चुकी है। देश से लेकर विदेशों में भी ये कट्टरवादी विचारधारा धीरे धीरे समाज को और समुदायों को खोखला करती जा रही है। ओके, जब हम कट्टरता की बात करते हैं नीति जी, तो इसमें आर्थिक असमानता और सामाजिक उपेक्षा, क्या ये कट्टरता को जन्म दे सकती हैं? जी हाँ, निश्चित रूप से आर्थिक असमानता की वजह से विभिन्न वर्गों में एक तनाव, एक असहिष्णुता, एक आपस में वैमनस्य की भावना पैदा होती है। वो शायद कुछ अपने हित साधने के लिए कुछ संगठन, कुछ राजनीतिक दल उस विचार को बढ़ावा देते हैं, कट्टरपंथी विचार को बढ़ावा देते हैं। तो कहीं ना कहीं आर्थिक असमानता इसमें दोषी है, लेकिन आज के परिदृश्य में वो भी नहीं है जिस विषय पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। आर्थिक असमानता का वो भी अब दृश्य धूमिल हो रहा है। ओके, अगला सवाल मेरा श्रीमती सपना दुबे से रहेगा कि सपना जी, आप मुझे ये बताएं कि बेरोजगार युवा क्या सबसे आसान शिकार हो रहे हैं और हो रहे हैं तो क्यों? धन्यवाद सुशील पांडे जी, आभार प्रकट करती हूँ इस चैनल के माध्यम से विषय रखने को मिला जी। आज का युवा आप देख रहे होंगे कि 10 और 12 की पढ़ाई के बाद भटका सा हुआ है। जब आप क्षेत्र में देखते हैं, चूंकि मैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई हूँ, तो अक्सर देखती हूँ कि वो हताश हैं और वो कोई ऐसी चीजें, ऐसी जगहों को खोज रहे हैं कि जहाँ उनको
आसरा मिले और वो ये नहीं सोचते क्या अच्छा है क्या बुरा है, उन्हें बस एक मकसद दिखता है कि उन्हें पैसा मिल रहा है। वो ये नहीं सोचते हैं कि आतंकवाद जैसी गतिविधियों से जुड़कर हम अपने ही देश का नुकसान कर रहे हैं। और पढ़ा लिखा कट्टरपंथी अनपढ़ कट्टरपंथी से कई गुना खतरनाक है वो हमारे देश के लिए। आज का युवा भटक सा गया है। कभी कभी मैं देखती हूँ कि जब भी आतंकवाद की बात होती है, कोई बम ब्लास्ट होता है या कुछ भी ऐसी अप्रिय घटनाएं हमारे देश में होती हैं, तो ऐसा ही क्यों आता है कि वो मुसलमान हैं। मैं जाति विशेष के लिए नहीं कह सकती, बहुत अच्छे मुसलमान भाई भी हैं, बहुत अच्छी विचारधारा के भी लोग हैं, लेकिन जब भी आप नाम सुनोगे तो आपको एक ही नाम मिलेगा कि वो मुसलमान। अभी हाल ही में जो बम ब्लास्ट हुआ हमारी राजधानी में, आप ये सोचिए कि पढ़े लिखे विचारधारा के लोग और अच्छे पोस्ट के लोगों का नाम आया, मतलब सफेद कोट पहने हुए लोग जो है इसमें इन्वॉल्व थे। और क्या आप इस जगह पे आप जाएंगे तो आपको क्या लगेगा कि ये क्या इनको पैसों की कमी थी, क्या इनकी शिक्षा दीक्षा में कमी थी? एक पढ़ा लिखा पूरा समूह, एक ऐसे तत्व जो अपने विचारों से अपने कर्तव्यों से समाज को एक नई दिशा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी कुकृत्यों से समाज को कलंकित करने का कार्य किया, आतंकवाद को बढ़ावा दिया। और दूसरी चीजें मैं कहती हूँ कि आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है जिसका न कोई धर्म है, न जाति है, न वर्ग है। वो सिर्फ एक ही मकसद के लिए लड़ता है कि हमें किस तरह से राष्ट्रद्रोही होकर हमारे ही राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का कार्य ये करते हैं। ओके, मेरा अगला सवाल अविनाश पांडे जी से होगा। अविनाश जी, जैसा कि दुबे जी ने बताया, धर्म को लेकर बात कही उन्होंने, तो क्या आतंकी संगठन धर्म का गलत इस्तेमाल करके युवाओं को गुमराह कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? पंडित जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आप चैनल में बुलाए हमें और अपनी बात रखने का अवसर दिया। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और धन्यवाद। आतंकवाद का ना कोई जात होता है, ना कोई धर्म होता है, और ये बात सच है। हाँ, ये बात हो सकता है कि कुछ वर्ग में ये बहुतेरे पाए जाते हैं। इसमें आवश्यकता होती है कि किस धर्म में किस तरह के लोगों को शिक्षा दी जा रही है, किस तरह से ज्ञान दी जा रही है। इस पे एक बहुत बड़ा माहौल जो होता है वो डिपेंड करता है कि कौन किस माहौल में पल रहा है, बढ़ रहा है, और उसके आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं। अगर हम आतंकवाद की का बात करें तो आतंकवाद आज न सिर्फ भारत की अपितु पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, अफ्रीका में या यूरोप में या पूरे विश्व में आतंकवाद एक बहुत बड़ा कारण हो गया। लेकिन जब हम इसके पीछे जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी विचारधारा से खुद के एक संगठन को, एक ग्रुप को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ इस तरह के कट्टर लोग होते हैं जो कि आतंकवाद को पनाह देते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और जो मानवता के लिए षड्यंत्र का कार्य करते हैं। आवश्यकता होती है उस राज्य की, उस देश की, सरकारों की, ऐसे जो नपुंसक लोग होते हैं उनको उखाड़ फेंके, ऐसे संगठन को उखाड़ फेंके, ऐसे संगठन को बैन कर दिया जाए कि जो जहां से आतंकवाद की ज्ञान मिलती है, आतंकवाद पनपती है। और ये सारी जवाबदेही उस सरकार की होती है जो सत्ता में काबिज होती है, चाहे वो पक्ष हो, चाहे आज की सरकार हो, चाहे पहले की सरकार हो। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आतंकवादी के जो संगठन हैं वो किस तरह से अपने प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं, उस पर बैन लगाने की आवश्यकता बिल्कुल है। अगर हम अब इसी बीच में हम देखते हैं कुछ संगठन ऐसे भी हैं कि जिनके ऊपर ये कहा जाता है कि ज्यादातर आतंकवादी यहाँ से आते हैं। ऐसा नहीं है, शिक्षित भी आतंकवाद बन सकते हैं। जैसे कि तो थोड़ा समय पहले मैडम जी ने कहा, सवाल ये है कि सरकारें क्या कर रही हैं, सरकारें किस तरह से कार्य कर रही हैं। अब हमारे यहाँ भोपाल में होने वाला है तबलीगी समाज का एक बैठक होने वाला है भोपाल में, जहाँ पे न जाने कितने लाख तबलीगी समाज के लोग आने वाले हैं। आज एक हिंदू धर्म के जब प्रचार प्रसार होती है, कथा होती है, महापुराण होती है, तो उसका सब लोग भरपूर प्रचार प्रसार करते हैं और ओपन रहता है कि सब लोग जा सकते हैं, सब लोग उसके बारे में जानते हैं।
और लेकिन अब तबलीगी समाज की जो बैठक 3 दिन होने वाली है, जो धर्मगुरु वहां पे ज्ञान देने वाले हैं, इस पे गवर्नमेंट यानी कि हमारी सरकार क्यों पैनी नजर नहीं गड़ाए हुए है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खुद 1-2 कंट्री छोड़ के ऐसे 5 से 6 कंट्री हैं जहां पे तबलीगी समाज को बैन किया गया है। आप ये पॉइंट नोट करिएगा, आप खुद इसको सर्च करिएगा। जो गल्फ कंट्रियां हैं वहां पे, जहां मुस्लिम कंट्री जिसे बोला जाता है, तो वहां पे तबलीगी समाज को बैन किया गया है। अब ये बताइए, अगर मुस्लिम कंट्री में किसी समाज को, उनके ही समाज के लोगों को अगर बैन किया गया है, तो क्या ये भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है कि ये जाने कि वो क्या बैन किए हैं, क्यों बैन किए हैं, उसकी वजह क्या है, उसमें उन्होंने बोला क्या है। तो ये एक भारत सरकार की बहुत बड़ी जवाबदेही है कि ऐसे संगठनों के बारे में पता करें और उनको भी अगर अनुचित बातें कर रहे हैं, देश विरोधी कुछ भी बातें आ रही हैं, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और अब जो एक सिचुएशन बन गया है आतंकवाद का, पढ़े लिखे, अब हाल में जो बम विस्फोट हुए उसमें देखा गया कि एक से एक डॉक्टर पढ़े लिखे लोग इसके शिकार बन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहां पे गुप्त रूप से, जहां पे षड्यंत्रकारी कहते हैं कि पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, लेकिन अब तो हमारे देश के अंदर ही बैठे हुए हैं, सब स्लीपर सेल की तरह कार्य कर रहे हैं। क्या इसकी जवाबदेही सरकार क्यों नहीं लेती? क्यों सरकार इस पे ठोस कदम नहीं उठाती कि घटना होने के पहले ही इस पे कार्य किया जाए? अविनाश जी, इस पर मेरे एक सवाल है आपसे कि जैसे कि हम देखते हैं कि आतंकी संगठन धर्म पे तो जा रहा है, वो बात सही है, देखा जा रहा है कि मुस्लिम युवा ही इस पे सबसे ज्यादा अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि क्या मुस्लिम युवा अगर आतंकवाद को अपनाते हैं तो जीवन के उद्देश्य की उनके पास कमी है या गलत रास्ते में क्यों जा रहे वो? क्या कारण हो सकता है? क्या लगता है आपको? देखिए, जो शिक्षित युवा, मुसलमान कम्युनिटी में जो शिक्षित युवा आज के दौर में जो दिख रहे हैं हमें, ये एक प्रॉपर प्रोपोगेंडा के अंतर्गत जो संगठन यहाँ पे कार्य कर रहे हैं आतंकवाद के लिए, हमारे देश की ताकत को कमजोर करने के लिए, उनके द्वारा ब्रेन वॉश किया जाता है, ऐसे लोगों को चुना जाता है। और इसमें शिक्षा की कोई बड़ी रूप नहीं है। जो शिक्षित है वो अशिक्षित है, सब आतंकवादी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि शिक्षित लोग ही बने या अशिक्षित लोग हैं। लेकिन मैं फिर एक चीज कहता हूँ कि जिस तरह से दौर बदल रहा है, उस तरह से आतंकवादियों का स्वरूप बदल रहा है, टेक्निक बदल रहा है, हर एक चीजें बदल रही है। आवश्यकता इस बात की है कि आज के दौर में जिस तरह से आतंकवादी षड्यंत्रकारी अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं, सभी सरकारें, जो भी सत्ता में सरकारें रहे, जिस भी स्टेट की सरकारें हैं या केंद्र की सरकारें हैं, उस पे समय पे लगाम लगाएं और ऐसी हमारे देश में अपनी घटना ना होने पाए, इस पे जरूर मंथन करने की आवश्यकता है। ओके, अगला सवाल मेरा रहेगा डॉक्टर महेंद्र तिवारी जी से। तिवारी जी, क्या सामाजिक असमानता और टूटन कट्टरपंथ का ईंधन बन रही है? तिवारी जी, आपको और पांडे जी को प्रणाम, और दोनों बहनों को हमारा सादर चरण स्पर्श देवियों को। अब आपका चूंकि रिस्ट्रिक्शन है तो मैं बड़ा सीमित ही बोलूंगा, क्योंकि पॉलिटिकली थोड़ा करेक्ट होना पड़ेगा। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवाद का मजहब होता है। धर्म नहीं होता आतंकवाद का। अब मजहब और धर्म और रिलीजन में आप अंतर समझिए। धर्म तो बहुत व्यापक है, हमने उसको बहुत सीमित कर दिया है, उसको मजहब या रिलीजन से। धर्म में तो आप एक बेटे हैं तो पुत्र का धर्म है, आप एक पति हैं तो पति का धर्म है, आप बच्चों के बाप हैं तो पिता का धर्म है आपका, आप शिष्य हैं तो गुरु के प्रति आपका शिष्य धर्म है। धर्म बहुत व्यापक है साहब। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मजहब होता है। वो मैं थोड़ा ब्रेक लगा के ही बोलूंगा। मैं फिर से आप चाहे जितनी शिक्षा, आप साफ कहना चाह रहे हैं कि धर्म जोड़ने का कार्य करता है और मजहब तोड़ने का कार्य करता है। ये आपने पांडे जी बिल्कुल सही कि हमारी उसी का जवाब दे रहा हूँ साहब जी। हमारी जनता ये उसी का सुनिए, मेरे सवाल सुनिए। सामाजिक असमानता पर हम बात कर रहे हैं और ये सामाजिक असमानता टूटन का काम करती है, एक दूसरे को तोड़ने का काम करती है।
और यही कहीं ना कहीं कट्टरपंथ का ईंधन बन रहा है। तो अगर ये बन रहा है तो सामाजिक असमानता क्यों? ये सबको समझ में आ रहा है। बोलूं बोलिए मैं बोलिए। फिर मैं बोलूंगा कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन आतंकवाद का मजहब होता है। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये खत्म नहीं होगा। क्योंकि आप चाहे उसको विज्ञान पढ़ा दीजिए, मैथमेटिक्स पढ़ा दीजिए, मेडिसिन पढ़ा दीजिए, फिजिक्स पढ़ा दीजिए, केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए, चाहे जो पढ़ा दीजिए, सारी किताबों पे एक किताब भारी पड़ेगी। जब तक उस किताब के फॉलोअर रहेंगे, ये रहेगा। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपकी बगीचे में होती है ना, ट्रिमिंग करते रहते हैं समय समय पे, लेकिन वो घास खत्म नहीं होती, आपको टाइम टाइम पे इनकी ट्रिमिंग करनी पड़ेगी। और एक मैं इशारे में बोल रहा हूँ कि बीइंग ए डॉक्टर, एक मेडिसिन है चाइनामाइसिन, वो हमारा शब्द है, चाइना से जुड़ा हुआ है। तो इनको या तो चाइनामाइसिन आप दीजिए, वो संभव नहीं है यहाँ, खास करके हिंदुस्तान में। अदरवाइज अगर इनको चाइनामाइसिन की प्रॉपर डोज दी जाए, एकदम ये सब ओके रहेंगे। बाकी चाहे इनको जो ज्ञान दे दीजिए, जो पढ़ा दीजिए, क्या है इसमें असमानता बताइए? ये सब डॉक्टर लोग असमानता है, यही तो असमानता है जो आप बता रहे हैं। ये क्या असमानता है? ये पीड़ित थे, ये विक्टिम थे, आपने चाइना से जोड़ दिया। चाइनामाइसिन की मैं बात कर रहा हूँ, मेडिसिन का नाम ले रहा हूँ जो हमने आविष्कार किया है। मेरी बात समझिए, यहाँ पर बात हो रही है आतंकवाद की। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके टेक्निकल वर्ड्स को न समझ पाए। मैं भी उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जितना आप पढ़े लिखे हैं, तो इसीलिए मैं भी समझ नहीं पा रहा कि आप आतंकवाद को चाइनामाइसिन बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ समझ में आ गया होगा बाकी। मैं उसको डिस्क्राइब करूं, बोलिए। मैं उसको डिस्क्राइब करूं, ये मेरा शब्द है सोशल मीडिया पे। चाइना जो ट्रीटमेंट उनको दे रहा है, ये पूरी कंट्रोल में है। क्या चाइना और सारे अरब वर्ल्ड के, क्या चाइना का ट्रीटमेंट है? आई थिंक यू नो बेटर, सबको पता है। प्लीज एक्सप्लेन योरसेल्फ। लिखिए लगभग 1 अरब 80 करोड़ आबादी है मुसलमानों की। आपने देखा कि कोई चाइना पे बोले? उनकी मस्जिदों को गिरवा दिया, वहां सब मूत्रालय बनवा दिया, टॉयलेट बनवा दिया, मस्जिदों को गुम्बद हटवा दिए। इनको नमाज पे पाबंदी है, मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, टोपी नहीं लगा सकते। तो अब लेकिन आप देख रहे हैं सारी दुनिया में किसी भी अरब कंट्री की, मुस्लिम कंट्री की हिम्मत है कि उसके खिलाफ एक शब्द बोल दे? जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां ये बड़े ठीक ठाक से हैं, समझ रहे हैं ना? चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे जहां कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वहां ये बिल्कुल कंट्रोल में है। जहां इनको डेमोक्रेसी मिला, ये डेमोक्रेसी है ही नहीं है इस्लाम में। कहाँ है डेमोक्रेसी? चलिए, इनको तो खिलाफत चाहिए, खलीफा होना चाहिए। देखिए, अभी हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं दिल्ली धमाके के ऊपर जो चर्चा करने वाले हैं, हम उस पर बात करते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल मेरा नीति तोमर जी से रहेगा। नीति जी, दिल्ली धमाके को आप कैसे देखती हैं? सुरक्षा की चूक है या फिर ये बड़ी साजिश की शुरुआत है? मेरे विचार से सुरक्षा में चूक इसलिए नहीं कह सकते कि साजिश की, बहुत बड़े साजिश की शुरुआत थी और बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि विभिन्न देश के विभिन्न शहरों में इसकी साजिश थी। तो सुरक्षा में चूक इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत कम समय में इतने बड़े साजिश को उन्होंने कंट्रोल कर लिया और उसके बारे में भंडाफोड़ कर दिया। अगर ये दिल्ली में ब्लास्ट नहीं पकड़ा जाता, उसके बाद ये अगर साजिश को नहीं पता करते, तो पता नहीं कितने शहरों में इस तरह के विस्फोट होते। तो सुरक्षा तंत्र में हमारे सतर्कता थी, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जब मेरा इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, दिल्ली एनसीआर बहुत बड़ी जनसंख्या वाला शहर है, तो यहाँ पर एक पुलिस तंत्र को जो जिसके ऊपर 24 घंटे सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तो पुलिस तंत्र के लिए 24 घंटे एक एक व्यक्ति पे निगरानी करना बहुत कठिन काम। फिर भी उन्होंने सतर्कता से
दिल्ली ब्लास्ट से ही सुराग पता करते हुए बाकी शहरों में विस्फोट ना हो पाए, कंट्रोल कर लिया, तो सुरक्षा में उतनी बड़ी चूक इसलिए नहीं हो पाई। अगर सारी जगह सिविल ब्लास्ट हो जाते, सारे शहरों में जाते, तो बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक मिलती। बाकी ये साजिश, बहुत बड़ी साजिश को कंट्रोल किया, तो मैं तो सुरक्षा तंत्र को सराहना करूंगी कि इस बार उन्होंने बड़ी तत्परता से कंट्रोल कर ली चीजें। बहुत ज्यादा स्तर पे घटनाएं घटी नहीं, बहुत ज्यादा सुरक्षा बना के हर शहर में जाके चीजें मतलब पता ही चल चुका है, सबको पता चल चुका कि साजिश थी अलग अलग शहरों में विस्फोट करने की। तो तत्परता से सुरक्षा तंत्र ने इसको संभाला, ये अभी विचाराधीन साजिश है, को कंट्रोल किया। अभी इसको विचाराधीन है कि अभी इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कहाँ क्या होगा अभी जी, इसकी जी। रिपोर्ट आनी बाकी जी, है। जी। खैर कोई बात नहीं, मैं आगे अगला फिर भी सवाल। अलग अलग जगहों से विस्फोटक बरामद हुए हैं, अलग अलग कड़ियां अलग अलग शहरों से मिल रही हैं, तो नेचुरल सी बात है कि ये बहुत सीरियल ब्लास्ट की तैयारी थी। आगे अभी तो जांच जारी है। जी मेरा अगला सवाल रहेगा सपना दुबे जी से। सपना जी, जैसा कि आप पॉलिटिक्स में हैं और जिस समय ये दिल्ली का ब्लास्ट हुआ उस समय बिहार में चुनाव थे, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि चुनावी माहौल में इस तरह की जो घटनाएं हैं ज़्यादातर देखी जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो कहीं इसका चुनावी माहौल को इंटरप्ट करने के लिए तो ये घटनाएं नहीं हुई? आपको क्या लगता है? जी पांडे जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिहार का चुनाव था और इस तरह की घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं से सभी के मन में, वो समस्त देशवासियों के मन में ये विचार आया कि उधर बिहार का चुनाव और इधर ये घटना, जो हमारे विरोधी थे वो कहने लगे कि ये मोदी जी जानकर करवा रहे हैं, ऐसा सुनने में आया जी। लेकिन आप इसका दूसरा रूप देखें तो जो हमारी अंतरराष्ट्रीय प्रगति की दौड़ में प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र का पत्थर की तरह वो काम करता है। बिहार का चुनाव सिर्फ हमारे भारत के ही लोगों की नजर नहीं थी, अन्य देशों की भी नजर उस पर थी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान या अन्य जो कुविचारधारा के लोग हैं, जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि हाँ मोदी जी को या हमारे जो भी हमारी सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है उसको किस तरह से कमजोर किया जाए। अच्छा, मैं इस पे एक सवाल पूछना चाहूंगा सपना जी, मैं आपसे इस पे सवाल पूछना चाहूंगा कि व्यक्तिगत रूप से आप मुझे ये बताइए कि ये जो घटना हुई उसको राजनीति से जोड़ना ठीक है या फिर ये जांच को भटकाने का एक तरीका है? नहीं, जांच तो पूरी तत्परता से हो रही है और निकल के भी आ रहा है कि क्या क्या चीजें कहाँ इन लोगों ने फिट किया हुआ था। उसके तार सोचिए दिल्ली से चलकर आपके प्रयाग तक तार आ गए। मुझे लगता है कि ये जो भी चल रहा है ये बहुत लंबे अरसे से चल रहा है, कोई एक दिन की ये घटना नहीं घटित हुई कि आज ब्लास्ट हो गया और कल चुनाव है और परसों रिजल्ट आएगा और 2 ही 3 दिन का ये नहीं था। ये तैयारी मुझे लगता है महीनों से रही होगी कि इस तरह से अंजाम देना है ताकि वो घटना घटित हो, पूरा का पूरा जो है अवरोध पैदा हो और इसका एक उंगली उठे कि हाँ ये इन्होंने ही करवाए। और दूसरी चीज है कि अगर बहुत ज्यादा लोग अगर मारे जाते तो उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठता कि ऐसी सरकार है कि अपने ही लोगों को, अपने ही देश के लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो देश और राज्य क्या चलाएंगे। दूसरी चीज है 13 लोगों के मारे जाने पे ये सवाल नहीं उठ रहा है। दिल्ली बम विस्फोट में 13 लोग मारे गए हैं, तो उस पर अब सवाल नहीं उठेगा। आखिर ये एक जिम्मेदारी होती है सरकार की ना। बिल्कुल कहाँ हम फेलियर हो रहे हैं? सब सरकार की सफाई कर देना, सरकार के पक्ष में बोलना, ये भी तो सवाल सरकार के पक्ष में नहीं बोल रही हूँ मैं दोनों पक्ष, मैंने दोनों बात रखी। आपके घर में अचानक से चोरी हो जाए, आप सो रहे हो तो उसका जिम्मेदार कौन? क्या रात भर आपको जागना चाहिए था ताकि चोर ना आ सके? वो कार साथ चल रही है। तो चौकीदार लगाए गए हैं ना, देश की नहीं देश की चौकीदार लगाए गए हैं, लेकिन हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है। हमारी क्या जिम्मेदारी? आम नागरिक होने के तौर पे हमारी क्या जिम्मेदारी है? तब चौकीदार पे ही छोड़ दिया जाए तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? एक आम नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी? आसपास अगर इस तरह की घटनाएं घट रही है, देखिए ये थोड़ा सा कैसा है,
आप कह सकते हैं, आप सत्ता पक्ष के हैं, आपको पूरा अधिकार है ये आप बचाव करने का सरकार का, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर सरकार बच नहीं सकती है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। यही पहले जब हुआ करता था, मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक विपक्ष की बात कर रहा हूँ, एक बिना न्यूट्रल रह के बात कर रहा हूँ। जब पहले घटनाएं होती थी तो सरकारें जिम्मेदारी लिया करती थी, सरकारें ये बोलती थी कि ये चूक बहुत बड़ी चूक हुई है, ये सरकार से बहुत बड़ी गलती हुई है, हमारे एजेंसियों को जो भी जिम्मेदार होता था वो बातें कही जाती थी। लेकिन अब वो सारी चीजें भूल गए हैं, वो सारी चीजें कभी आती ही नहीं है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले यही चीजें कहते थे कि आखिर आतंकवाद आ कहां से रहा है, देश के बाहर से आ रहा है। तो इसके पहले जब हमारे ही सेना पे पत्थर मारे जाते थे, हमारे ही सेना पे पत्थर मारे जाते थे, वही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी चुपचाप बैठे रहते थे, वही सोनिया गांधी बैठी रहती थी, वही को बुला के जांच करवाने का क्या नहीं, आज तक उनके मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। आज जब कर रहे हैं, हम सुरक्षित हैं और काफी हद तक हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। मैं नहीं हूँ, लेकिन आप पूरी तरह से अगर बचाव करेंगे तो ये हमारे मैं बचाव कर ही नहीं, मैं बचाव कर ही नहीं रही, मैं विषय रख रही हूँ, मैं बचाव कर ही नहीं। अविनाश जी सपना जी मैंने बोला, दोनों तरफ से मैंने बोला। अविनाश जी मेरी बात सुनिए, सपना जी थोड़ा शांत रहिए। अविनाश जी अगला सवाल आपसे ही कर लेते हैं। यदि दिल्ली ब्लास्ट की इस घटना के पीछे विदेशी हाथ निकलता है तो कूटनीतिक रूप से भारत को क्या कदम उठाने चाहिए, न्यूट्रल होके बताइए। सबसे पहली बात तो अभी तक जो डिटेल आए हुए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के जो जैश ए मोहम्मद है आतंकी संगठन, उसके पूर्ण रूप से इसमें हाथ होने के अंदेशे दिखाए गए हैं। हमारी जो एजेंसियां जांच में पाई है और 4 डॉक्टर और जो भी अपराधी आतंकवादी इसमें अरेस्ट हुए हैं, सारे संकेत उसी तरफ में जा रहे हैं। अगर ये चीज ऐसे होती है तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा पहले हुआ है। जब आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं तो सरकार को घेरी गई है, सवाल किए हैं और जो सत्ता पक्ष रही है उन्होंने जवाब दिया है, और इसका और कोई और नहीं, भाजपा ने ही सवाल खड़े किए हैं। तो ये देखिए, हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। हाँ, ये एक बात है कि आतंकवादी जो घटनाएं हो रही हैं, हाँ ये हम सब की समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है, लेकिन हमारे भारत देश में कहीं ना कहीं जो हम 56 इंच का सीना कहते हैं, अगर आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो उसमें सेध लगता है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि ऐसी घटनाएं ना हो और प्रॉपर जांच हो। हमारी एजेंसियों को आज हमारी एजेंसियों को जो भटकाया जा रहा है, जो जिस राह पे कार्य किया जाता है, हम क्या समझे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इसमें एक विपक्ष की भी भूमिका होनी चाहिए थी इस विपक्ष में, क्योंकि आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा है और यहाँ पे विपक्ष होता तो वो भी अपनी बात कहता था। तो आप आगे से प्रयास करिए कि एक विपक्ष भी रखने के लिए यहाँ पे जो मुद्दे हैं मुद्दों पे बात होनी चाहिए, जो जिम्मेदार हैं उसको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सपना जी इसमें आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी भाई साहब ने बात रखी, जिस तरह से अभी भाई साहब ने बात रखी, अगर चीजें जांच में आई हैं कि इस तरह से जैसे मोहम्मद या जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, तो हम उसका उपचार करें कि हम त्वरित अपने पद से इस्तीफा दें। अगर सामने अगर हमारे शरीर में ही कोई फोड़ा है तो उसको हम अभी पहला तो प्रयास हम यही करेंगे कि उसका उपचार कैसे हो। लास्ट टाइम और सत्ता पक्ष में और बहुत ऐसे नेता हैं जो उस पद पे आकर और अच्छा काम कर सकते हैं, एजेंसियों के साथ में कब मिलजुल के बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, जैसे भविष्य में इस तरह की गतिविधियां ना हो। एजेंसी अपना कार्य कर रही है और बहुत अच्छे से कर रही है। अगर नहीं कर रही होती तो मुझे नहीं लगता हमारी कार्य कर रही है, उनको बराबर गाइडेंस की आवश्यकता होती है। जो हमारी आज एजेंसियां कहीं ना कहीं फेलियर साबित हुई किसी भी मुद्दे में, हमारी एजेंसियां बहुत अच्छे कार्य किए हैं। बहुत आतंकवादी गतिविधियां जो कि समय से पहले उन्होंने भाग गई और उस पर कार्य किया, आज हमारा देश सुरक्षित हो गया, ये बड़ी अच्छी बात है और कार्य कर रही है। लेकिन अगर फेलियर हुआ है तो सवाल उठता है और ये सारी जवाबदेही जब अगर कोई अच्छा कार्य होता है, जब उसका सत्ता पक्ष श्रेय लेती है, तो अगर तो कुछ खराबी भी होती है, नुकसान भी होता है और हमें आतंकवादी गतिविधियों से रूबरू होना पड़ता है, तो उसकी भी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष को लेनी चाहिए। और यही हमारा कहता है। बिल्कुल लेती है। अगर इस तरह की कोई कमी पाई जाती है तो सत्ता पक्ष बिल्कुल लेगा। और सही मायने में कहूँ
तो जब भी कोई इस तरह की घटना घटती है तो हमारा पूरा देश एक साथ होता है। अभी आपको पहलगाम हमला हुआ होगा या पुलवामा हमला हुआ होगा, आपने देखा होगा कि पूरा देश एक साथ में था। पहलगाम हमला हुआ, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। आप बताइए, इतना बड़ा स्पॉट, टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पे एजेंसियां क्या कर रही थी? हमारी एजेंसियां क्या कर रही थी? इतने बड़े आतंकवादी गतिविधियां जहां होती हैं, वहां पे एक भी सुरक्षा रक्षक क्यों नहीं थे? ठीक है, हमने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया, इससे मैं सहमत हूं, लेकिन कहां सुरक्षा में चूक हुई, ये हमें देखना चाहिए था। ऐसी घटनाएं ना हो और इस पे भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहलगाम का अभी बहुत साल नहीं हुए, ये दिल्ली में दूसरी फिर से घटना हो गई। आखिर कौन जिम्मेदार है? पहले यही तो कह के आप आए थे सत्ता में कि हम आएंगे तो आतंकवादियों का नामो निशान मिटा देंगे, भाइयों और बहनों, आतंकवाद जड़ से उखाड़ में फेंकेंगे। आज भी घटनाएं हो रही हैं। लगभग अगर डेटा उठाएंगे 2014 से लेके अब तक हर साल 1-2 कांड ऐसे होते हैं, आतंकवादी गतिविधियां क्यों होते हैं? आप उस पर कंट्रोल करिए। ये बताइए, क्या पहले से कम नहीं हुआ है? पहले से कम नहीं हुआ है? हमने आपको सत्ता में पहले से कम करने के लिए नहीं लाया है, जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए सत्ता में लाया है। सभी जनता ने जो पुराने उखाड़ने की ही हो रही है। 10 साल हो गया है, ज्यादा हो गया है। आपके ये कर्तव्य बनता है कि आप जड़ से उखाड़ के फेंक दें। बहन जी, इसमें आप कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ। मैं जरूर बोलना चाहता हूँ। विपक्षी पार्टी की जरूरत नहीं है, पत्रकार महोदय पूरा कर दे रहे हैं कांग्रेस का कोटा। समझ रहे ना, ये आतंकवाद जाएगा नहीं जड़ से, नहीं जाएगा। आरोप उस दिन कांग्रेस वालों ने भी लगाया था कि आप भाजपा के प्रवक्ता हैं। तो अब आपको दिख सकता है, कांग्रेस वाले को दिखे कि हम भाजपा के प्रवक्ता हैं और भाजपा को दिखे हम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन हम सच के प्रवक्ता हैं। आपको अविनाश जी, बहन जी को बात करने दीजिए। बहन जी बोलिए। बोलने दीजिएगा ना। हम दोनों एक पार्टी में, आमने सामने पार्टी में तो नहीं है ना। आप हमें संघी कह लीजिए, भाजपाई कह लीजिए, बजरंग दल वाला कह लीजिए, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। आतंकवाद जाएगा, हाँ, आतंकवाद जड़ से नहीं जाएगा साहब। देखिए 100 बार में से आप एजेंसियां हमारी 99 बार सक्सेस होती हैं, एक बार नहीं सक्सेस होती है। उनको तो सिर्फ एक बार 1% उनको सक्सेस होना है। दूसरा चीज भैया, ये 1465 साल से ये चल रही है इसकी लड़ाई सारी दुनिया के साथ। ये जाएगा नहीं। जो खुदकशी करने पे उतारू है, जो आप समझ रहे हैं कि आतंकवाद हमारे देश से नहीं जाएगा, इसमें भाजपा भी कुछ नहीं कर पाएगी, आतंकवाद ऐसे ही बना रहेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, तिवारी जी, बात तो पूरी कर दीजिए। नहीं, हमें हमारी बात 2 लाइन में पूरी कर लेने दीजिए। बात सुनिए, आपकी बात से रिलेटेड एक आपकी बातों को दिशा दे रहा हूं मैं। ये जो घटनाएं होती हैं, क्या ये समाज पर मनोवैज्ञानिक असर डालती हैं, और अगर डालती हैं तो कैसा? ये इस्लाम का इतिहास रहा है कि अपना खौफ पैदा करना, अपना रुआब गालिब करना। मैं आपको बता रहा हूँ, जड़ से नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। जो आदमी सुसाइडल मोड में है, जिसको आत्महत्या ही कर लेनी है, जिसको शहादत ही देनी है, उनको तो ये दुनिया से मतलब ही नहीं है। ये तो एक जर्नी का स्टॉपेज है। इनके हिसाब से तो मरने के बाद दुनिया शुरू होती है। ईमान तकवा की ताल फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के राह में इनको कुर्बान हो जाना है। तो जब आप ये सोच लेंगे ये दुनिया फानी है, ये तो एक स्टॉपेज है, सिर्फ हाल्ट है। हमको तो वहां अल्लाह के यहाँ जाना है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलेगा वो ईमान वाला है, वो मुसलमान है। जो नहीं मानता, जो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है। जो काफिर है वो वाजिबुल कत्ल है। और हर मुसलमान के ऊपर ये फर्ज नाफिज है कि या तो आप सामने वालों को इस्लाम कबूल कराओ, या तो उसको भगाओ और जमीन हड़पो। और नहीं मानता है, कलमा नहीं पढ़ता है, तो वाजिबुल कत्ल है, उसको कत्ल कर दो। आप बोलेंगे तो हदीस से, कुरान से, तिरमिजी से हम पारा सूरा आयत सहित आपको देंगे। हमने 500 बार पढ़ी। इस विचारधारा से आप लड़ नहीं सकते। तिवारी जी, मेरा सवाल था आपसे। सरकार सत्ता पे है, ऐसे किताबों पर, ऐसे धर्म ग्रंथों पर बैन क्यों नहीं अब तक लगाई? जब अगर नहीं आप लगाइए, क्यों बैन नहीं लगाया गया? नहीं, दुनिया के किस देश में तो भैया बोलने तो दीजिए। अपने प्रश्न को रख दिया पाने महाराज। चाइना में सब कुछ बैन है, मस्जिदें ढहाई गई, सही बात है, हम भी ये बात जानते हैं।
वो चीज यहाँ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अविनाश जी, और कितने अविनाश जी, तिवारी जी, सत्ता चाहिए मेरी आपको? बात सुनिए। बोल लेने दी। हाँ। दिल्ली में बम फटा, लेकिन जो सामाजिक विचारधारा बदल गई वो मेरे डिबेट में बदल गई। मैं पूछ रहा हूं कि सामाजिक विचारधारा बम फटने के बाद क्या होता है? आप लोग हिंदू मुसलमान करने लग गए, बीजेपी कांग्रेस करने लग गए। अरे भाई, जनता को बताइए कि सामाजिक बम फटा है तो आपके ऊपर आपको कैसा फील हुआ? अच्छा तो नहीं हुआ होगा। तो आप सीधा धर्म पे आ गए पांडे और अविनाश जी आ गए बीजेपी कांग्रेस पे। देखिए, देश में कोई भी आतंकवादी घटनाएं होती है, आम नागरिक के लिए तो किसी भी सुरक्षा हो गई, भय नागरिक बन को गया, तनाव हो गया। अच्छा नहीं होता एक है। अच्छे दिल से में दर्द माहौल में होता है कि चीजें आज चल रही मेरा थी, एक भाई मारा बच्चे गया है, स्कूल जा रहे आज एक थे, मेरा लोग ऑफिस पड़ोसी जा मारा रहे, एक गया है। सामान्य रूप से जो जीवनचर्या सबकी चल रही थी, तो आम नागरिक पे तो यही सबसे पहला प्रभाव पड़ता है। वो एकदम से असुरक्षित महसूस करने लगा। जिन लोगों के साथ वो उठ बैठ रहा था, जो भी सुचारू रूप से कार्रवाई चल रही थी समाज की, तो समाज पे सबसे पहले इफेक्ट आता है कि उसको एकदम से असुरक्षा की भावना आ जाती है, भय आ जाता है, तनाव आ जाता है कि क्यों ये बार बार होता है, क्यों बार बार ये घटनाएं हो रही हैं, जबकि सबके सहयोग से चीजें चल रही हैं, कि क्यों सामाजिक समरसता विघटित हो जाती है, क्यों इस तरह का माहौल बार बार बनता है, किसी भी वजह से, ये कट्टरपंथी विचारधारा की वजह से या किसी के भी हित साधने की वजह से, किसी भी वजह से क्यों बार बार ऐसा होता है कि समाज के आम नागरिक को इसका सामना करना पड़ता है। इसमें मासूम लोगों की मौत होती है, वो निर्दोष जो जिनका कोई सरोकार नहीं होता वो इसमें शिकार होते हैं। तो सबसे बड़े समाज में तो सबसे पहले असर पड़ता ही है सब घटनाओं का, बहुत ही मतलब नेगेटिव रूप में असर पड़ता है कि जब भी आगे 2 कदम आगे समाज चलता है कुछ अच्छे करने के लिए, ये पीछे चली जाती है सब घटनाओं से चीजें। फिर से सोचनी पड़ती है कि हो क्या रहा है समाज में। अभी मेरे पैनलिस्ट जिस तरह से बहस कर रहे हैं उसके हिसाब से मुझे 2 चीजें तो समझ में आ गई कि आप लोगों के दिमाग में मीडिया, सोशल मीडिया और उसके जो दुष्प्रचार है वो सारी चीजें घर कर गई है। तो इसी पे मेरा सवाल उठता है, नीति तोमर जी, मैं आपसे ही सवाल पूछूंगा कि क्या मीडिया की भूमिका कभी कभी किसी समुदाय को आतंकवाद से जोड़कर माहौल खराब करती है? मीडिया की भूमिका काफी समय से आने लगी है दायरे में कि निष्पक्ष पत्रकारिता की जो बात होती थी, चौथा स्तंभ हमारा निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाना जाता था, और वो समाज में जागृति करने के लिए, समाज में जो हमारे समाज की समस्याएं उसे सरोकार रख के सबके प्रचार प्रसार के लिए होता था। उस समय से मीडिया भी निष्पक्ष नहीं रह गई, लेकिन इस मामले में हम जरूर कहेंगे जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उस मामले में हम फिर से मीडिया की सराहना करेंगे कि मीडिया ने इस बार तथ्यों को परख के तब उन्होंने सूचना प्रसारित की। पिछले काफी समय से मीडिया का रोल जो रहा है उसमें देखा गया है कि बिना तथ्यों को जाने परखे तुरंत से बताना, जो टीआरपी वाली रेटिंग हो गई, आगे बढ़ने वाली या आपस की प्रतिस्पर्धा हो गई है, उसमें क्वालिटी डिग्रेड हुई। लेकिन इस बार दिल्ली ब्लास्ट के मौके पे मैंने देखा है कि सारे तथ्यों को जांच परख के ही मीडिया प्रसारित कर रहा है। तो इसके लिए भी हम मीडिया को सराहना देंगे, और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है समाज में सद्भाव बनाने के लिए, शांति बनाने के लिए, एक भाईचारा बनाने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल है जो उसको अदा करना चाहिए, जिससे कि चीजें और ज्यादा खराब ना हो। एक सार्थक दिशा में ले जाने के लिए समाज को, अच्छे दिशा में ले जाने के लिए समाज को, मीडिया को अपना रोल सोचना पड़ेगा और उसकी भूमिका अपनी तय करनी पड़ेगी कि उसकी तरफ से कोई भी विघटनकारी ताकतें मजबूत ना हो। अविनाश जी, नीति तोमर जी आपकी तरफ इशारा कर रही हैं, क्या पहले खबर और बाद में सत्यापन वाला दबाव नुकसान पहुंचाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी जब हम पत्रकारिता की पढ़ाई किया करते थे तो उसमें वार के ऊपर हमको एक चैप्टर पढ़ाया जाता था। उसमें हमें ये बताया जाता है जब कभी भी देश के बारे में कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं होती हैं तब हमें पत्रकारिता कैसे करनी है। उस समय हमें ऐसी पत्रकारिता करनी होती है जो कभी भी जनता के बीच में पैनिक न होने पाए, ऐसे माहौल को मेंटेन करना होता है, तथ्यों के साथ पत्रकारिता करनी होती है, अफवाहों को दूर करना होता है। और ये चीजें मीडिया कहीं ना कहीं जब देश पे संकट आता है तो खड़े होते हैं आपस में। कभी कभी बहुत सारी चीजें हैं, सोर्सेस गलत हो सकती है, आप उसको बोल सकते हैं कि वो अपना कार्य नहीं करते हैं, लेकिन
जब देश में इमरजेंसी आती है, देश में ऐसी अनहोनी घटनाएं होते हैं, तो मीडिया बहुत अच्छी भूमिका निभाती है, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं हमें कभी कभी एहसास पूरी तरह से होता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहने में कोई गुरेज नहीं है। दूसरी बात, जब बार बार आतंकवाद की ही बात हो रही है, तो आतंकवाद एक स्वार्थवादी विचारधारा की उपजी हुई बीमारी ही है। जहां स्वार्थ है, जहां पे कट्टरपंथियों का स्वार्थ है, ये नाना प्रकार के कट्टरपंथी होते हैं इस देश क्या पूरे विश्व में, ये अपने स्वार्थ बस इन सब चीजों को अमलीजामा पहनाते हैं और इसको पनपने देते हैं। लेकिन किसी भी देश के लिए आतंकवाद बहुत ही बड़ी बीमारी है। सरकारें इसे और बेहतर करें, जितना किए हैं ठीक है, उतनी अच्छी बात है, और बेहतर करें, आगे से इस तरह की गलतियां ना हो, समय से पहले हमारी एजेंसियां जागृत हो जाएं, समय से पहले ऐसी अनहोनी घटनाओं पे जो है रोक लग जाए, यही हम अपेक्षा करते हैं जो सत्तारूढ़ हमारे देश में सरकार चल रही है। अगला सवाल मेरा सपना दुबे जी से रहेगा। सपना जी, क्या सोशल मीडिया पैनिक बढ़ाता है? बिल्कुल, सोशल मीडिया के द्वारा पैनिक होती है, और कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें अफवाह के तौर पे बाहर फैल के आती हैं, जिसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे जो सामाजिक जीवन में हम सब जी रहे होते हैं। और कभी कभी चीज़ें इतनी असंवेदनात्मक हो जाती हैं कि वो सभी के मन को आहत करती हैं। और धीरे धीरे जिस तरह से आप अभी मुझे भाजपा का एक कार्यकर्ता न जोड़कर देखा जाए, मुझे एक सामाजिक जो मानव जीवन है उसको जोड़कर देखा जाए। अभी जो भी घटनाएं घट रही हैं, वहां पर हम आहत हुए हैं। किसी का भी भाई बेटा मरा हो, किसी को भी अपनी जान गवाए जिन्होंने, उससे हमें तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, क्योंकि हम सब में एक मानव मन है और वो बिल्कुल उसी तरह से सोचता है जैसे अपने परिवार के बारे में सोचता है। हम घर से बाहर निकलते हैं और बाहर में कुछ भी हो जाए हमारे साथ में या हमारे परिजनों के साथ में, उतनी ही पीड़ा होती है जितना दूर बैठे एक सैनिक के साथ में अगर कुछ घटना हो जाती है, कोई अप्रिय घटना हो या सड़क पे चल रहे किसी व्यक्ति के साथ में हो, उतनी ही पीड़ा हम सबको होती है। तो एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाना चाहिए और हम सबको मिलकर एक ऐसा काम करना चाहिए। अगर आसपास इस तरह की कोई घटना घटित हो रही है, कोई संदिग्ध वगैरह है, जैसे आपके बगल में आसपास में ऐसे लोग रहते हो जो इस तरह के संदिग्ध हो और इन्वॉल्व हो ऐसी गतिविधियों में, तो उसकी भी पूर्ण जानकारी हमको हमारे यहाँ के प्रशासन को अवश्य देनी चाहिए, जिसमें ये समझ में आता है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारी क्या भूमिका है। हम सब कुछ सरकारों पे और प्रशासन पे छोड़ दें, उन्हें भी पता कैसे लगेगा। बिल्कुल अभी स्लीपर सेल्स की तरह ये बिखरे पड़े हुए हैं, हर जगह नहीं पहुंचना संभव हो पाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा अगर हम निडर होकर ये चीजें उनको बताते हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसी गतिविधियां पैदा हो रही हैं, तो बिल्कुल रोक लगता है। और ऐसा मुझे लगता है पूरे देश में नागरिकों को भी, आम जनमानस को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। ओके, मैं अगला सवाल, आपके शीर्ष नेतृत्व भले ना इसे स्वीकार करें, ये एक कमी रही है सरकारों में कि इसे नहीं ऑब्जर्व करें, बट आपने स्वीकार किया, ये काफी काबिले तारीफ है, आपका स्वागत है। और इस तरह से इस तरह से हर जनता इसे याद रखती है। अभी हम आपको एक छोटा सा वाकया बता रहे हैं, मुंबई की ही बात बता रहे हैं। यहाँ पे मलाड में कुछ इस तरह की गतिविधियां होती थी, बीच में दिखा था। वहां पे लोकल लोग इतने अवेयर थे कि लोकल पुलिस को जानकारी दिए थे और उससे एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया। बहुत बड़ी घटना होने के पहले उस पे कंट्रोल पाया गया। लेकिन अब फिर मैं वही कहता हूँ कि इस पे जो हमारी एजेंसियां हैं जो कार्य कर रही हैं, उनको थोड़ा और डीप में जाके कार्य करने की आवश्यकता है। इस पे भी जोर दिया जाए, ये बहुत जरूरी पार्ट है। जनता अपना कार्य करे, लेकिन शासन प्रशासन एजेंसियां अपना कार्य करे, तभी इस तरह के आतंकवादियों से छुटकारा मिल पाएगा। दूसरी चीज, अभी हमारे देश में सबसे बड़ी एक और समस्या है नक्सलवाद पे। हालांकि पिछले कुछ समय में छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में बहुत लोगों ने सरेंडर किया है, बहुत नक्सलवादियों ने सरेंडर किया है, और गढ़चिरौली साइड महाराष्ट्र में भी कुछ लोगों ने सरेंडर किया है। ये भाजपा सरकार के दौर की एक जो सराहनीय कार्य है,
इसे बखान किया जाना चाहिए, लेकिन इस पे और बेहद स्तर पे कार्य करने की आवश्यकता है। ठीक है, मेरा तो अगला सवाल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अविनाश जी। और आतंकवाद देखिए, आतंकवाद एक बड़ा वैश्विक रूप ले चुका है और इसमें हर कंट्री कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरे देश के एंगल से आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करती दिखी हैं, जिसका प्रमाण भी बीच बीच में आया है। तो हमें उस षड्यंत्र से भी बचना है। हमें जो व्यापारिक रूप दृष्टिकोण से है, जैसे शस्त्रों की बिक्री या जो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो वैश्विक स्तर पे वार्तालाप होती हैं, उसके जो बारीकी है उस पे पैनी नजर गड़ाए रखना है कि कौन सा राष्ट्र, कौन सा देश हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, कौन सा देश किस आतंकवादी संगठनों को हमारे देश के खिलाफ प्रयोग कर रहा है। ये भी हमारी विदेश नीति, हमारी जो होम मिनिस्ट्री, हमारे जो सत्ता पक्ष है, इनको ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा अगला सवाल नीति तोमर जी से होगा। नीति जी, क्या मीडिया की भूमिका कभी कभी समुदाय को आतंकवाद से जोड़कर माहौल खराब कर रही है? मीडिया में इस तरह की चीजें आ रही हैं, इस तरह के मीडिया में प्रचार प्रसार होता है, इसीलिए जरूरी हो गया है कि अब मीडिया को भी अपना कंट्रोल करना पड़ेगा, अंकुश लगाना पड़ेगा। जब तक समाज में समरसता की भावना नहीं होगी, समाज में समान विचारधारा, एक दूसरे सम्मान करने की भावना नहीं होगी, तब तक किसी भी समाज का विकास नहीं हो सकता। उसमें सबको अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा, चाहे मीडिया हो, चाहे हम आम नागरिक हो और नेता हो, शिक्षाविद हो, सभी लोगों को अपना रोल सकारात्मक दिशा में ले जाना पड़ेगा। उसमें उसके बिना कोई भी विकास संभव नहीं है। न परिवार, जिस तरह से परिवार यूनिट है समाज की, जिस तरह से हम परिवार में अपने बच्चों को मूल्य देते हैं, मानवीय मूल्य से उनको पाल पोस के जब बड़ा करते हैं, वही बच्चे युवा बनते हैं। अगर हम ग्राउंड लेवल पे बच्चों को में ही ये मानवीय मूल्य नहीं लाएंगे तो युवा होने तक तो उनमें ये भावनाएं आएंगी नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि सारे लोगों की जिम्मेदारी है, सभी की जिम्मेदारी है कि समाज में, परिवार में, सब जगह मानवीय मूल्य स्थापित करें। और उसमें मीडिया का जो रोल है, मीडिया उसमें सकारात्मक जितना भी प्रचार प्रसार कर सकता है, और जिस तरह से जो भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उन पे अंकुश लगाने के लिए जो भी उपाय किए जा सकते हैं करना चाहिए। लेकिन कभी भ्रामक प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। कोई भी अफवाह, खबर बिना उसको परखे हुए, बिना तथ्यों पे जाए हुए उसका प्रचार प्रसार ना ही करे, क्योंकि ये ऐसा माध्यम है जिससे त्वरित गति से संचार होता है और बिना एक अफवाह से कितने दूरी तक वो असर डालती है, ये आज हम समझ सकते हैं। सोशल मीडिया के दौर में हम लोग, जहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जहाँ एक क्लिक से आप सेकंड्स में चीजों को पहुंचा सकते हैं। और जब तक समझे कि ये सही है कि गलत है, उसका इतना दूरगामी परिणाम होता है कि उसको वापस कंट्रोल करना, लाना मुश्किल होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, नीति जी, बहुत जरूरी है ये नीति जी, जैसे आप दिल्ली से हैं। पांडे जी, मैं कुछ चीजें इसमें ऐड करना चाहूंगा। जब पत्रकारिता और मीडिया की बात आई है, देश जब से आजाद हुआ तब से अब के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा मीडिया पे, या सोशल मीडिया की बात थोड़ी सी पार्ट में साइड रखते हैं, मीडिया पे अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं कंट्रोल रखा गया है किसी सरकार के दौर में, तो ये 2014 से लेके अब तक के बीच में है। न जाने कितने धोरण आए, न जाने कितने कायदे आए, न जाने कितने चीजें हुई हैं जो पहले जैसे बिल्कुल नहीं रह गई है। यहाँ तक कि अब इस तरह के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से नियम बन चुके हैं कि हमें हर एक चीज का ब्यौरा देना पड़ता है। हर तरह से सरकारें चाहती है कि मीडिया को कंट्रोल रखा जाए। देखिए, आतंकवादी जो घटनाएं हो रही है एक अलग विषय है, ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बृहद विषय है। लेकिन जिस तरह से अदृश्य इमरजेंसी मीडिया के ऊपर आज के दौर में छाया है, ये इस पे भी सवाल बनता है। और आप मीडिया को कितना कवर करेंगे, कितना कंट्रोल करेंगे कि जिस तरह से मीडिया सच नहीं बोल पाती है, सब दबाव में कार्य करती है। आज सबसे बड़ा बुरा दौर मीडिया का चल रहा है, ये एक हकीकत सच है। और रह गई सोशल मीडिया के लिए सरकार ने बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं और इस पे कार्य कर रही है। लेकिन मीडिया का जो भविष्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है इस सरकार में। अच्छा नीति जी, जैसे कि शुरुआत में आपने बताया कि दिल्ली सरकार काफी अच्छे से कंट्रोल कर गई बम विस्फोट को,
जो पूरे देश में फैल रहा था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि दिल्ली में मतलब सेंट्रल दिल्ली में ही है, दिल्ली राजधानी है, वहां पर सारे नेता रहते हैं। यदि दिल्ली सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? निश्चित तौर पे ये तो विचारणीय प्रश्न है। आप ही तो बोल रहे थे, आप ही तो बता रहे थे कि दिल्ली सरकार अलर्ट है, लेकिन फिर भी अगर दिल्ली सुरक्षित नहीं है तो क्या बोलेंगे? सुरक्षा तंत्र, हमारी सुरक्षा एजेंसियां तत्पर हैं, ये तो मानना पड़ेगा कि सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा अगर तत्पर नहीं होते तो इतनी जल्दी चीजें अलग अलग सीरियल में सारे शहरों से जो आपके विस्फोटक बरामद हुए, कड़ियां मिल रही हैं, बहुत तेजी से अब की बार ये काम हुआ है कि दिल्ली से कड़ियां जोड़ते हुए जा रहे हैं। वो दिल्ली से नहीं था, वो जम्मू कश्मीर से था, वो हरियाणा से था, अलग राज्यों से था, लेकिन आपके दिल्ली से विस्फोट हो गया। हाँ। वहां से मिला कुछ नहीं, वहां से सिर्फ लोगों के चित्र। दिल्ली चूंकि कैपिटल है, देश की राजधानी है, संवेदनशील शहर है, जहाँ पे कुछ भी कार्रवाई होगी तो पूरे देश में उसका लग जाएगा। इसलिए आतंकवादी गतिविधियों का सबसे ज्यादा संवेदनशील हमारा दिल्ली रहता है। यहाँ पे कुछ भी होगा तो उसका असर देशव्यापी विदेशव्यापी होगा, तो नेचुरल सी बात है। लेकिन फिर भी वही हम कहेंगे कि बहुत कठिन ये काम है कि एक एक नागरिक पे निगरानी रखना, और वो भी तब जब हमारे दिल्ली में अलग अलग विचारधारा, अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग प्रदेशों से आके यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। तो अलग अलग विचारधारा वाले लोगों को आप कंट्रोल करना बहुत आसान काम नहीं होता है, क्योंकि देखिए एक आप ये समझ सकते हैं कि हमारी जैसे हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, आजकल सोसाइटी वाला कल्चर है, कभी भी कोई बाहर से आता है तो उसको अलग अलग स्टेप में उसको चेक किया जाता है। अब उसमें बहुत से लोग सहयोग करते हैं, कुछ लोग हो जाता कि नहीं ऐसे कैसे क्या। तो आप सोच के देखिए कि दिल्ली जैसे जगह पे जहाँ पे इतना भीड़ भाड़ वाले मार्केट है, इलाके हैं, वहां पे तरह तरह के धर्मों के लोग रह रहे हैं, कि वो अगर जरा से अभी कुछ होता है तो तुरंत सेंसिटिव हो जाते हैं कि नहीं मुझे ऐसे क्यों चेक किया गया। तो सिर्फ एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है कि ये दिल्ली सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, सुरक्षा तंत्र हमारा नाकाम हो गया, सुरक्षा एजेंसी की चूक हो गई। हमें भी सहयोग करना पड़ेगा, हमें भी एक नागरिक रूप, हम दर्शक रूप में बैठ के अगर हम क्रिटिसाइज करते रहेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके पोस्ट डालेंगे कि ऐसा हुआ, क्यों हुआ, सरकार ने क्या किया, वो करने के बजाय मुझे लगता है सबको अपना सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी। नागरिक के रूप में भी, एक प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी भूमिका निभाता है, सरकार भी अपने सरकारी तंत्र में निभा रही है। हमें भी सोचना पड़ेगा कि ऐसी गतिविधियां क्यों पल्लवित हो रही, क्यों इस तरह से चीजें घटनाएं घट रही, हमारी तरफ से उसमें क्या रोल हो सकता है कि हम उसको रोक सकें। इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, आसपास संदिग्ध गतिविधियां हो, उसको हम चेक करें, जो भी सारे निकाय है, प्रशासनिक विभाग है, वहां पे हम सूचित करें, उसमें हम इस तरह से सहभागिता ला सकते हैं, तो इस तरह की घटनाएं घटने से रोकी जा सकती है। सिर्फ हम ये हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए। सपना दुबे जी, अगला सवाल आपसे है जी। जनता को क्या आश्वासन देना चाहेंगी, डरे या फिर जागरूक बने? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मुझे लगता है वो दिन आ गया है कि हमें सजग होना पड़ेगा और हमें सशक्त होना पड़ेगा। सरकार डरे नहीं, जागरूक रहे और सरकार से उम्मीद ना करे, यही होना चाहिए आपका जवाब, मुझे लग रहा है। जवाब दे लेने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है एक हिंदूवादी विचारधारा के सन्मुख होकर बात कर रही हूँ। मुझे लगता है हर घर में एक शस्त्र होना आवश्यक है। कभी भी आपके ऊपर हमला हो सकता है, कभी भी आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है। एक दिन ऐसा आएगा, ये आतंकवादी मानसिकता के लोग, ये जिहाद वादी मानसिकता के लोग एक दिन चुनेंगे, वन डे वन बार। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और अपने बेटियों को, अपने बेटों को, अपने परिवार को इस तरह से मजबूत बनाइए, सशक्त बनाइए और हिम्मती बनाइए। हम लोग सिर्फ पढ़ाई लिखाई और क्या सिखाया हमने भेज दिया सेंट थॉमस में, सेंट मैरी ऐसे विद्यालयों में भेज दिया। अभी आप देखिए कि दूसरी तरफ उनके बच्चे सुबह से लेकर रात तक वो क्या सीख रहे हैं, किस तरह से अपने धर्म के प्रति सजग। हम सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बना दे रहे हैं अपने बच्चों को। कल को अगर हमारे परिवार के ऊपर कोई हमला हो जाए तो हमारे पास क्या है बचने के लिए? तो हम लोगों को अपनी लड़ाई खुद भी लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। और काफी आपने अभी कहा कि सबको शस्त्र रखना चाहिए,
तो ये लाइसेंसी शस्त्र रखना चाहिए या गैर लाइसेंसी? भाई लाइसेंसी शस्त्र जिनको उपलब्ध हो वो रखें, और नहीं तो भाई बाकी सब गैर लाइसेंसी। बिल्कुल हमारे घर में लाठी तलवार तो होना आप चाहिए इसको कि नोट कोई। करिए कि भाजपा हमने की नेत्री कह रही है कि सब लोग गैर हमने नोट लाइसेंसी कर लिया है। और बाद में भाई आर्म्स अपनी एक्ट के अंदर जाएं, जेल में नहीं जाएं। हम हमारी सरकार हमारी को बोलिए, सुरक्षा सबको लाइसेंस हमारी बांटे। सुरक्षा को लेकर सब हमारी समझते ना। नहीं हमारी सुरक्षा को लेकर कम से कम वैसे तो शस्त्र हमारे सरकारें क्या पास कर रही है सुरक्षा को, जब हमें ही हथियार चलाना है, सब कुछ करना है? नहीं सरकारें किस लिए आपके हमें ऊपर चुनी है? अभी आप घर में बैठे हो, कोई आपके ऊपर वार कर देगा तो कोई इस तरह का औजार रहे कि आप उसका तो मुकाबला लॉ कर एंड सकते ऑर्डर हो। किस नाम को कहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर जरा हमें बताइए। अगर हमारे ऊपर हमला हो जाएगा, हमारे ऊपर सब हो जाए, तो लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रही है? किस लिए शासन प्रशासन कार्य कर रही है? शासन प्रशासन होने में अगर देर लगती है, मैं त्वरित के लिए बात कर रही हूँ, मैं त्वरित के लिए बात कर रही हूँ, मैं त्वरित, अगर त्वरित आपके ऊपर कोई हमला हो जाए तो इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए कि आप अपना जवाब दे सको, तो अपनी सुरक्षा रख कल सको। कल से आप बिना लाइसेंस के पिस्टल रखोगी अपने पास? इसका जवाब मुझे दे दो। मैं पिस्टल की बात करी नहीं, मैंने बिना पिस्टल की बात अविनाश करी जी, नहीं, अविनाश जी, मैंने पिस्टल की बात करी ही नहीं। सपना जी सुनिए मेरी। इसका मतलब क्या होता है? अविनाश जी, आप पिस्टल रखेंगे तब भी आप पे आर्म्स एक्ट लगता है, आप छुरा और ये तलवार रखेंगे तब भी आपके ऊपर आर्म्स एक्ट लगता है। नहीं मैंने कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे औजार हमारे पास होने चाहिए कि हमारे अगल बगल कहीं से भी कोई हमला हो तो हम अपनी सुरक्षा कर सके। मैं इसकी बात कर रही हूँ, अच्छा अविनाश जी, आप बातों को समझिए। अविनाश जी, अविनाश जी सुनिए मेरी बात सुनिए। अविनाश जी, क्लासेस चलाइए, जिस तरह से आरएसएस की शाखा, हिंदू महिला मोर्चा की शाखाएं वो चलती रहती है, वो चलती कर रहती रही है। हैं और लाठियों का ज्ञान दे रहे हैं, नाना प्रकार के कराटे व अन्य चीजें सिखा रही हैं। लेकिन साथ में आप ये भी कहिए कि अगर सरकारें नाकामयाब हैं, अगर हमको शस्त्र रखने की आवश्यकता पड़ रही है, तो सरकारें इस पे कार्य करें और इस तरह की चीजें ना हो, क्योंकि किसी भी चीज का हिंसा कोई उपाय नहीं होता है। अहिंसा परमो धर्मा रही है हमारे देश की परंपरा। मैं हिंसा के लिए कहीं ही नहीं रही हूँ, मैं हिंसा के लिए कहीं नहीं रही हूँ। मैं अभी आज मेरे ख्याल से कल या आज मेरी पांडे जी से बात हुई थी, तो मैंने उनको यही बात बताई कि मैं जिस जगह रहती हूँ मात्र 1 या 2 घर हिंदू हैं, बाकी हम वैसे ही लोगों से घिरे पड़े हैं। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथों हमें करनी ही होती है। मैं अपनी बात इनको मैंने बताया भी था, शायद महेंद्र तिवारी जी भी जानते हैं इस बात को कि हम लोग किस तरह से बैठे हुए, और डर कर तो बिल्कुल मैं कभी रही ही नहीं, और मैं किसी को रहने का ही सजेशन दूंगी, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। अच्छा अविनाश जी मेरी बात सुनिए। मुझे ये बताइए कि सत्ता और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल सही सवाल। सबसे पहले तो विपक्ष की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, विपक्ष की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि जिस तरह से देश में आतंकी गतिविधियां हो रही हैं वो ना हो, इसके लिए उनके जो मशवरे हैं, जो उनके सलाह हैं, वो सत्ता पक्ष को देनी चाहिए। दूसरी बात, ऐसी जब घटनाएं होती हैं और थोड़े समय ये लोग प्रदर्शन आंदोलन सरकार के खिलाफ करते हैं, उसके बाद शांत बैठ जाते हैं, तो ये कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए कि जब जब हमला हुआ है, जब तक उसका मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा गया, जब तक उसको फांसी नहीं दिया जाए, तब तक सत्ता पर विपक्ष की जो भूमिका है वो आंदोलन करती रहे, सरकार को जगाती रहे और सरकार के जो नींद में आ जाती है उनको सोने ना दे। अब सत्ता पक्ष की क्या जवाबदेही है? सत्ता पक्ष की जवाबदेही ये होनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो आगे, और उसे समय से पहले कंट्रोल करना चाहिए, और आतंकवादी गतिविधियों में जो भी लिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ समय से पहले कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे हमारे देश में दिल्ली जैसे बम कांड ना हो, पहलगाम जैसे कांड ना हो, बालाकोट जैसे कांड ना हो। इस पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा अविनाश जी, जैसे कि अभी आपने सपना जी से डिस्कस कर रहे थे आप कि हथियार नहीं रखने चाहिए, तो उसी पे मेरा आपसे एक सवाल है, क्या नागरिकों को विशेष एक्टिविटी रिपोर्ट करने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए या नहीं? गुड क्वेश्चन। इस पे नहीं, बिल्कुल सही। आप ये दी जानी चाहिए, लोगों को इस तरह की नॉलेज दी जाए, जानकारियां दी जाए उनको, कि जिस तरह से अवेयरनेस फैलाया जाता है, जागरूकता फैलाई जाती है, ये हर क्लास का एक पार्ट होना चाहिए। हमारे यहाँ
अभी पहले कुछ समय पहले ही एक योजना आई थी जो कि 3 साल की ड्यूटी के लिए थी आर्मी की। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं, इस तरह की जो ट्रेनिंगें हैं हर क्लास में दी जाए, लोग अपने में एक्टिव रहें और पढ़े रहें, लिखे रहें, सीखे रहें, लेकिन देश विरोधी जब हो उसके खिलाफ जो कर पाए वो करे, लेकिन कभी शस्त्र उठाने का मुहूर्त ना आए, ये सरकार को ध्यान देनी चाहिए। लेकिन और बाकी आपने जो बोला ये क्लासेस चलानी चाहिए, इसके हम भी पक्षधर हैं भाई। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी उठता है ना कि जैसे आप सस्पिशियस एक्टिविटी की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अगर कोई बच्चा या कोई युवा इस चीज को आगे बढ़ते हुए उस पर काम करता है, तो पता चल रहा है कि भाई जो जिसको आप कवर कर रहे हो, जैसे हम क्राइम में कवर करते हैं, तो पता चल रहा है कि सामने वाले बंदे को हमारे बारे में भनक लग गई और उसने हमारे ही मतलब कि हमारे पीछे अपनी सेना लगा दी। तो उस कंडीशन में फिर हथियार भी तो जरूरी है। उस कंडीशन में हमारे साथ जब अनहोनी हो सकती है तो पुलिस प्रशासन जैसी जो एजेंसियां बनी हुई हैं हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे हित के लिए, उनको भी दिया जाए। जहां ऐसी घटनाएं होती हैं वहां पे सुना जाए। सबसे ज्यादा हमला पत्रकार पे ही हुआ है बॉस। आपको बता दें पिछले 3 साल 4 साल में भ्रष्टाचार का आरोप खोलने वाले 5 से 6 पत्रकारों को मौत के घाट उतारा गया है इसी सरकार में। पहले भी सरकारें में होती थी, इस सरकार में भी पत्रकार मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन जो आला अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो समय पर जागरूक हो, इस पे कार्य करना चाहिए। ओके, मैं सभी पैनलिस्ट से एक एक लाइन का सवाल पूछूंगा और आप उसे कम शब्दों में बताइए। सबसे पहला सवाल मेरा नीति तोमर जी से होगा। दिल्ली की घटना से आपने क्या सबक लिया? दिल्ली की घटना से यही सबक लिया है कि युवा जो हमारे दिग्भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों के बीच में, युवाओं के बीच में जाके काम करते हैं, तो उन युवाओं को सही दिशा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उनसे संवाद स्थापित किया जाए, उनकी समस्याएं सुनी जाए, बेरोजगार के जो भी समस्या है उसके किस तरह से उनको रोजगार दिलाने के साधन दिए जाएं। दूसरी बात, जो ये भटक रही है युवा या जो भी भटक चुके हैं, जो भी इस गिरफ्त में आ चुके हैं, चाहे वो नशे की गिरफ्त में आए हो, चाहे आतंकवाद के गिरफ्त में आए हो, उनको वापस लाके मुख्य धारा में लाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको कुछ स्किल वाली ट्रेनिंग दी जाए। दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है, जो आज के समय जिसका असर दिख रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को किस तरह से यूज करना है, ये शायद सबसे ज्यादा मुझे लगता है बहुत ही कम लोग इसको सकारात्मक दिशा में कर रहे हैं। जो कर रहे हैं युवा वो उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, समाज के लिए, देश के लिए नाम कमा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके कंटेंट जो भ्रामक खबरें हैं, इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, उसको कंट्रोल किया जाए और युवाओं को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए इसको कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाए, इसके बारे में बताया जाए। और उनको एक ये भी है, जो हमारा देश जो धर्मनिरपेक्ष देश था या है अभी भी, उसमें बहुत सारी जो मानवीय मूल्य थे हमारे, हम लोग को जो सिखाए थे, हम लोग की पीढ़ी में बताया गया था, उसको लेके हम यहाँ तक आए हैं, वो मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। जैसे कि आपस में सद्भावना, आपस में प्रेम, अहिंसा, त्याग या एक दूसरे के लिए कुछ करने की जो इच्छा होती है, जुनून होता है, वो चीजें खत्म हो रही, एकदम संकीर्ण विचारधारा आ रही है, सेंट्रलाइज हो रहे हैं, एक भौतिकतावादी की तरफ विचारधारा जो जा रही है, जिस वजह से समाज में विघटन हो रहा है, परिवार में विघटन हो रहा है। उसको कहीं ना कहीं से उस दिशा में जब तक काम नहीं किया जाएगा, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि युवा हमारे दिग्भ्रमित होते रहेंगे। युवा हमारे देश का भविष्य है। अगला सवाल मेरा सपना दुबे जी से रहेगा कि सपना जी, समाज और राजनीति को क्या सीख लेनी चाहिए? समाज और राजनीति को मेरे ख्याल से आतंकवाद के विषय पे सीख बता रहे हैं कि और कोई विषय? दिल्ली बम ब्लास्ट से रिलेटेड बातें हैं कि ऐसी सिचुएशन में समाज और राजनीति को क्या सीख लेनी चाहिए। जैसे कि समाज में अभी हम भी आपस में बैठ के बात कर रहे हैं तो लड़ रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, वहाँ वैसा होना चाहिए। लेकिन समाज जब ऐसी दौर से गुजर रहा हो जहाँ पर चारों तरफ इंसानों के चिथड़े दिख रहे हैं, डर का माहौल है, तो वहां पर समाज कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करे? और उस कंडीशन में राजनीति का क्या सपोर्ट?
ऐसी परिस्थितियां जब उत्पन्न होती है तो ऑटोमेटिकली समाज में भय व्याप्त रहता है। और दूसरी चीज़ ये कि इससे हम बहुत उस टाइप के मजबूत नहीं होते कि बिल्कुल लड़-भिड़ ही जाएँ। दूसरी चीज़ ये कि हम एक-दूसरे को सहानुभूति और आपसी जो बातचीत होती है उसके माध्यम से उनके भय को ख़त्म करने की कोशिश करें। धीरे-धीरे क्या होता है कि पूरा माहौल ही उस टाइप का बन जाता है और अभी कुछ दिनों तक उसी पे चर्चा, उसी पे आप देख रहे होंगे कि टीवी चैनलों में आज तक उसी के ही बारे में एक बातचीत हो रही है, उसी के बारे में दिखाया जा रहा है। जी। धीरे-धीरे क्या होता है कि हम भूलने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अरे ये तो उस दिन की घटना है और अब धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। लेकिन तैयारी आगे की करनी होगी कि आगे इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। एजेंसियों को, सरकार को, सबको अपनी-अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जो भी हमारे एरिया में प्रवेश कर रहा है उसकी बिल्कुल क्या गतिविधियां हैं, किस टाइप के लोग हैं, संदिग्ध हैं कि नहीं। मुझे लगता है प्रतिदिन अगर जब दिल्ली में ये घटना हुई तो मेरे भदोही जनपद में बस चेक इन होने लगी, कार चेक इन होने लगी। मुझे लगता है कि वो चेक इन अगर प्रतिदिन हो, मुझे लगता है लेट भले लगेगा लेकिन कुछ ऐसे लोग हों, ऐसी एजेंसियां हों, ऐसे प्रशासन के लोग हों कि जो ऐसे लोगों को जो बाहर से आते हैं, एंट्री करते हैं हमारे शहर में, हमारे जिले में, उनकी चेक इन हो कि कहीं ये आतंकवादी गतिविधियों में जुड़े लोग नहीं हो या इस तरह की कोई अप्रिय घटना को अंजाम देने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हो तो मुझे लगता है काफी कुछ हद तक जो है इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत खूब, बहुत खूब। अगला सवाल मेरा रहेगा अविनाश पांडे जी से। पांडे जी, समाज के लिए अंतिम संदेश क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, समाज के लिए अंतिम संदेश यही है कि आप जागरूक रहें और अगर आपके आसपास में इस तरह की गतिविधियां कभी भी संदिग्ध अवस्था में दिखाई देती है या आपको महसूस होता है तो आप तुरंत जो लोकल पुलिस बॉडी है, नंबर्स हैं, उनको सूचना दें या किसी भी एंगल से अगर आप सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करते हुए अगर आपके पास ठोस एविडेंस लगते हैं आप सोशल मीडिया से जानकारी दें, सदुपयोग करें। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात कि सत्ता पक्ष से सवाल करते रहें, उनको पूछते रहें कि हमारे सुरक्षा में चूक कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। और बस यही मुख्य बात है कि सरकारें भी इस पे अपना कार्य करती रहें। अगला सवाल मेरा महेंद्र तिवारी जी से होगा। महेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए कि सुरक्षा व्यवस्था में क्या सुधार चाहिए? आज आपने हमको बोलने नहीं दिया है। नहीं तो अभी ज्यादा बोलना भी नहीं है। हाँ, आज बोलने नहीं दिया है। 2-3 पॉइंट भी मैं बोलूंगा। हमको लगता है कि हम बहुत संभाल के बोल रहे हैं, फिर भी लोगों को तकलीफ है। भैया पांडे जी ने कहा, माननीय पत्रकार महोदय ने, कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री को। तो शिवराज पाटिल और पी चिदम्बरम ने इस्तीफा दे दिया तो सब सही हो गया। तो किएगा मत, लेट मी फिनिश। क्या किया इस्तीफा दे के उन लोगों ने? क्या फर्क पड़ गया? इस्तीफा दे दिया, हो गया, छोड़ के भाग गए। चाइना के एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं, उन्होंने कहा कि शांति चाहते हो तो युद्ध के लिए तैयार रहो। ठीक है। सर एडमंड हिलेरी से जब लोगों ने पूछा कि आप इतनी बार प्रयास कर रहे हैं, जोखिम मोल ले रहे हैं, क्यों आप एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हैं? उन्होंने कहा विकास इज देयर। वो चैलेंज है कि वो है मेरे सामने। आपका अस्तित्व ही उनके लिए चैलेंज है। जैसे आपने कहा हिंसा परमो धर्म, नहीं, उसकी अगली लाइन है धर्म हिंसा तथैवच। हमें नपुंसक बनाया गया है हिंसा के नाम पे। हमारे जितनी भी देवी देवता हैं, आपने किसी को नहीं शास्त्र देखा? शास्त्र के नाम पे आपने क्यों कहा रिवॉल्वर और बंदूक? हमारे पास दुनिया भर के और घरों में घरेलू हथियार हैं, औजार हैं, जिनसे हम भैंसा, सांड इनको मार के भगा सकते हैं। तो भैंसा और सांड से तो ज्यादा पावरफुल ही नहीं है ना एक आदमी। आप कुतर्क दे रहे हैं। ये आपने पत्रकारिता की पढ़ाई की है, ये वामपंथी मीडिया है, इसका कंट्रोल रहा है। और इसने कहा था विराथू ने, देखिए बहुत लोग बहुत अहिंसक तो नहीं चाहिए। देखिए बिल्कुल, मैं नहीं दे रहा हूँ, सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आपको सर्टिफिकेट दे भी नहीं रहा हूँ। की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सब वामपंथी मीडिया नहीं। अब हमको तो बोलने दीजिए, अभी तक तो मैं सुन रहा था। सर्टिफिकेट में किसी को नहीं दे रहा। कोई नहीं होते हैं। हाँ, क्या नहीं किया है? आपकी पर्सनल में आप पर्सनल क्यों ले जा रहे हैं?
सिनेमा में आप क्यों और वामपंथी बोल रहे हैं? जब परसों की डिबेट में उस दिन जब हम पैनल में थे तो हमने ही जो भाजपा की खूबियां थी वो भी तो गिनाए थे, तब आपने वामपंथी क्यों नहीं किया? आज जब हम आपसे सवाल कर रहे हैं तो हम वामपंथी हो गए। हम पर्सनल ये आपकी तो कोई उत्तर ही नहीं होता है ना। देखिए, अब आप तो हमें बोलने ही नहीं दे रहे। आपको पर्सनली मैं नहीं कह रहा हूँ, अरे आपको भाई, वही आतंकवाद पढ़ाया का गया मामला है, जो आप आपके कहाँ चले गए सीनियर। मीडिया बाहर में? क्यों जा रहे हैं? हाँ, आप यही बोलिए, विषय है, पांडे जी ने जो यही पूछा, विषय है। आप उस पे जवाब दीजिए। नहीं नहीं, अब ये हमारी अगर प्रिविलेज है कि पांडे आपको जी ने जाना है पूछा। मुंबई तो आप नहीं, हमें नहीं, आप ऐसा नहीं चले कर जाएंगे सकते। ना। अहिंसा पर भाई साहब ने कहा, अहिंसा परमो ये मुंडू का परिषद का है, उसकी अरे अगली भाई, लाइन यहाँ है धर्म समाज हिंसा शास्त्र तथा नहीं चल रहा हिंसा। है, यहाँ पर वेदों की गणना नहीं चल रही है। तिवारी और पांडे मिलके वेद मत बनाइए। यहाँ बात हो रही है आतंकवाद की, सुरक्षा ये व्यवस्था लड़ाई की। चलेगी। आप इसको कम कर सकते हैं, जड़ से समाप्त नहीं कर सकते। आप शांति चाहते हैं तो लड़ने के लिए तैयार रहिए। जब तक एक भी उस मत को मानने वाले इस धरती पर रहेंगे तो अंत तक कयामत ये मैंने प्रयास आपसे करेंगे। सवाल ये पूछा था, मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि सुरक्षा व्यवस्था को या उसके अंदर क्या अच्छे सुधार होने चाहिए। आप अपने विवेक के अनुसार वो बताइए मुझे। सुरक्षा व्यवस्था में वो एजेंसियां हैं, वही सुधार करेगी। हम उसके एक्सपर्ट नहीं है, दे नो बेटर देन अस। समझ रहे ना? आप चाहे जितना सुरक्षा करिए, जिसको सुसाइड करना है, जो फिदाइन है, जिसको मर जाना है और 10 लोगों को मुआ देना है, आप बच नहीं सकते। लोन वुल्फ अटैक करेगा, पाँव में कमर में कहीं भी इतना सा भी चाकू ले लेगा और आपके किसी मर्म स्थान पे मार देगा 2 4 6 10 लोगों को। आप बच नहीं सकते इनसे। ठीक है, आप चाहे जितनी सिक्योरिटी लगा लीजिए, ओके। मेरा ये आखिरी सवाल, लड़ना ही पड़ेगा आपको हमेशा। मेरा आखिरी सवाल सभी से सवाल रहेगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये सवाल पूछूंगा दुबे जी से। सवाल थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुनिएगा। धमाके दीवारें गिराती हैं। अगर आतंकवाद का मकसद हमें बांटना है तो वह कौन सा एक कदम है जिसे उठाकर हम साबित कर दें कि देश डर से नहीं एकता से चलता है? दुबे जी। सबसे पहले तो मैं गंगा जमुनी नहीं, गंगा जमुना तहजीब को आगे अग्रसर करने की बात रखती हूँ। पहले क्या था? पहले इस तरह की जो आज स्थिति परिस्थिति बनी ही हुई है, हमारे देश में हो या हमारे समाज में, लोग एक दूसरे से ये जान लीजिए कि बहुत ही ईर्ष्यालु वाली भावना रखते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक भावना रखते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ है। मानवता बिल्कुल खत्म हो गई है। आपके बगल में अगर कुछ भी घटना हो जाए, पहले क्या था, हमारे गांव में, हमारे देश में, हमारे अगल बगल में कोई भी दुख तकलीफ पड़ती थी, हम सब एकजुट होकर उसकी मदद करते थे, हम खड़े हो जाते थे। लेकिन अब जो पाश्चात्य सभ्यता ने हमारे ऊपर ऐसा प्रहार किया है कि हमारे बगल में अगर कोई व्यक्ति मर गया है, हमारे जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, जिस फ्लैट में हम रहते हैं, बगल में कोई अप्रिय घटना घटी है, तो हम ये कह के निकल जाते हैं कि कोई हमारे यहाँ घटी है। मानवीय मूल्यों का पूरी तरह से ह्रास हो चुका है। लोग अपना परिवार, अपना बच्चा, अपना सब कुछ देखते हैं और हमारा समाज, हम उम्मीदें तो सबसे लगा के बैठे रहे, सरकारों से उम्मीदें लगा लिया, प्रशासन से उम्मीदें लगा लिया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भूलते जा रहे हैं। कभी कभी ऐसे आयोजन हो जहाँ पे सभी धर्मों के लोगों को बुलाया जाए और उनसे बातचीत किया जाए पहले की तरह। पहले क्या होता था, होली जब मिलन समारोह होता था, उसमें हमारे सारे भाई बहन आते थे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति के धर्म के लोग, वर्ग के लोग वो आते थे, मिलना जुलना होता था, हंसी होता था और एक दूसरे को सहयोग की भावना से कभी भी किसी को जरूरत पड़ी तो वहां लोग खड़े हो जाते थे। वहां पे आप जाति, वर्ग और धर्म का विभाजन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब समय बढ़ता गया, हम विमुख हो चुके इन सब चीजों से और सिर्फ अपना अपना सोचने लगे। यहाँ तक कि कहीं ना कहीं से देश का बंटवारा हुआ, समाज का हुआ, फिर उसके बाद आपके क्षेत्र में आए, फिर जाति धर्म में आए, फिर आप ये देख लिए कि अपने ही परिवार में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो चुकी। नीति तोमर जी, यहाँ तक कि जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
क्वेश्चन फिर से दोहराइए जरा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आतंकवाद का मकसद होता है हमें बांटना, तो वह कौन सा ऐसा कदम है जिसे उठाकर हम भारतवासी यह साबित कर दें कि देश डर से नहीं एकता से चलता है? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमको इस समस्या की जड़ तक जाना पड़ेगा कि वो कौन सी ताकतें हैं, वो विघटनकारी ताकतें वो कौन सी हैं जो हम इतने शिक्षित होके, हमारे युवा शिक्षित हैं, समाज भी शिक्षित हो रहा है और सब जागरूक है, सब जागरूकता के बाद भी, शिक्षित होने के बाद भी ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो हमें कमजोर कर रही हैं या इनको युवाओं को दिशाहीन कर रही हैं, लक्ष्यों से भटका रही हैं। तो कहीं ना कहीं जड़ तक जाना पड़ेगा। वो जड़ जब तक नहीं पता चलेगी, वो जड़ क्या है, वो चाहे वो धार्मिक संगठन हो, वो चाहे जिस तरह की गतिविधियां हो रही हो, उसके तक जब तक नहीं जाएंगे तब तक ये ऊपरी तौर पे हमेशा लगता रहेगा कि नहीं सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और फिर ये दोबारा से घटनाएं घटित होंगी। तो हमें संवाद स्थापित करना पड़ेगा युवाओं के साथ, उनकी समस्याओं को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आर्थिक विषमता समान जो हो रही है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हालांकि इस ब्लास्ट में तो वो भी नहीं दिखती है क्योंकि सारे शिक्षित थे, सारे प्रोफेशनल डॉक्टर्स थे। तो आखिर वो ऐसा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन करके ब्लास्ट गया है कि ऐसी कौन सी ताकतें हैं कि इतनी शिक्षा प्राप्त करके, उच्च शिक्षित होके, आर्थिक संपन्न होके भी युवा जो कहीं से भी कारण नहीं समझ में आता कि उन्होंने इस तरह से कैसे इस मिशन में शामिल हो गए और बाकी लोगों को भी शामिल कर रहे हैं। तो जड़ में जाना पड़ेगा। जब तक जड़ में नहीं जाएंगे हम, ऐसे विचार विमर्श गोष्ठियां करने से कुछ नहीं होगा। और उसके लिए सामाजिक संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा, सरकार का सहयोग करना पड़ेगा, नागरिकों को भी अपना सहयोग करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि हम दर्शक दीर्घा में बैठ के बस दूर से हम क्रिटिसाइज करते रहे सरकार को, मीडिया को या किसी को भी। हमें भी उसमें आगे आके रोल अदा करना पड़ेगा कि आखिर हमारे युवा क्यों ऐसे विभ्रमित हो रहे हैं। हम परिवार के तौर पे, हम पेरेंट्स के तौर पे हम उनमें वैल्यूज नहीं डाल पा रहे हैं, या हम उनकी समस्याओं पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, या उनको अकेलापन हो रहा है, उनमें इस तरह का क्या विषाद हो रहा है, अकेलापन हो रहा है कि इस तरह की चीजें हो रही है कि सब कुछ के बाद, मतलब उच्च शिक्षित होके एक प्रोफेशनल आप करियर अपनाने के बाद और इस तरह की गतिविधि में आप शामिल हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी शोचनीय स्थिति हो रही है आज के युवाओं के लिए, देश के लिए। और उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, बहुत युद्ध स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा जिससे कि आगे ये घटनाएं ना घटें। ओके, तिवारी जी बोलूं मैं? हाँ बोलिए। लेकिन पांडे जी गए क्या? पांडे जी गए? हाँ, अच्छा देखिए साहब, खत्म नहीं होगा ये आतंकवाद। आपने कहा है ना कि लोगों को, आपने इस बात को करीब 10 बार बोल चुके हैं। इसके आगे बढ़े। हाँ, और आगे बढ़कर आगे आपको बढ़ ये रहा हूं बताना है, आगे बढ़कर आपको ये सर बताना ऐसा है। नहीं है, डिटर्मिनेशन से बहुत कुछ हो सकता है। हमारा पंजाब का जो आतंकवाद था सर, उसको एक नामी गिरामी केपीएस सर जो थे, एक डिटर्मिनेशन था पंजाब का आतंकवाद, जिसमें हम लोग बहुत छोटे थे उस समय, तो लगता था कि मैडम वो विचारधारा अलग थी, आप समझ रहे हैं ना? तो वही विचारधारा पे ही जी वो बहुत छोटे स्तर पर था, वो विचारधारा बहुत छोटे स्तर पर था, विचारधारा थी, उसमें भी बरगलाया गया था, उसमें भी इसी तरह से कट्टरपंथी विचारधारा पनपाई नहीं, वो गुरु ग्रंथ साहब में वो सब कुछ नहीं था। इनकी एक किताब मान सकते हैं अलग अलग ये उसको और सच्चा मुसलमान वही है जो जिहाद कर रहा है। जिसको नॉलेज नहीं है, जिसने पढ़ा नहीं है ना, वो मुसलमान आपको शांति से दिखेगा। मैं अपना सवाल फिर से चाहे जहां रहेंगे, मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूं। ये सवाल ये है कि आतंकवाद का मकसद हमें बांटना है, तो वो कौन सा कदम होगा जिसे उठाकर हम साबित कर दें कि देश डर से नहीं एकता से चलता है? नहीं, हाँ, हमें बांटना है नहीं, किसको किससे बांटना है? हिंदू को मुसलमान से? किससे किसको बांटना है? वो तो आपकी समझ है, आप किसको किससे बंटवाना चाह रहे हैं। हाँ, तो बांटना तो उनको ये है कि उन्होंने पहले ही बांट रखा है कि ये ईमान वाला है और ये काफिर है, ऑलरेडी पता है, और वो किताब को अपने फॉलो कर रहे हैं, एंड दे विल फॉलो, क्योंकि उनको पता है कि सीधे ऊपर से उतरी है, ऊपर से नाजिल हुई है, दे विल फॉलो। ये विचारधारा जब तक रहेगी
सर उनकी विचारधारा पे कुठाराघात करना पड़ेगा, उसको उनकी विचारधारा को बदलना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। नहीं बदलेगा, राजनीतिक स्तर नहीं बदलेगा। अभी ना, अभी ना, सर ना, ना। सर एक बार सर अभी मैंने ओवैसी जी का एक वक्तव्य बयान सुना था, वो मैं उसकी सराहना करूंगी क्योंकि उन्होंने ये कहा और बहुत विचारणीय है और ये सराहने की योग्य है, ये सब में जनमानस में इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। ओवैसी जी ने कहा है कि कभी भी इस्लाम धर्म फिदायीन को शहादत की श्रेणी नहीं देता है। उनका वक्तव्य बयान आया है कि हम कभी भी फिदायीन बनना, आत्मघाती बनना कभी भी शहादत की श्रेणी में इस्लाम नहीं कहता है। मासूमों की हत्या करना इस्लाम में कभी नहीं कहा गया है, अगर आप इस्लाम की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे हैं। और इस तरह के अगर राजनीतिज्ञ आगे आते हैं, उस धर्म के लोग, जब धर्म की आप बात कर रहे हैं, अगर इस तरह के राजनीतिज्ञ आगे आते हैं, इस तरह के समाज सेवी आगे आते हैं, उस धर्म से जुड़े हुए समाज सेवी, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए। कोई ना कोई एक मुसलमान ओवैसी की बात मानेगा कि मौलाना की बात मानेगा? उसकी किताब को भूल जाएगा, उसकी किताब को भूल जाएगा। वही जो धार्मिक संगठन है, वो जो मौलवी है, जो अशिक्षित है, जिन्होंने कोई शिक्षा ज्यादा पाई भी नहीं, और वो शिक्षित युवाओं को अगर प्रेरित कर रहे हैं तो उन्हीं को अरे देखिए इसमें स्टेज होता है, हाफिजी होते हैं, फिर कारी होते हैं, फिर मुफ्ती होते हैं, फिर मौलाना होते हैं। असली इस्लाम वही जानते हैं, आप समझ रही है ना? वो आज शिक्षित नहीं है, वो गलत, वो बिल्कुल धर्म की गलत व्याख्या कर रहे हैं, वो भी गलत की व्याख्या नहीं, वो धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। नहीं, आपने पढ़ा है कुरान? वो अपने नहीं कुरान पढ़ा, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो भी अपने उद्देश्य अपने साधने के लिए कर रहे हैं, वो गलत डायरेक्शन में समाज ले जा रहे हैं, उसी में मौलवी बिल्कुल वही कर रहे हैं जो उनको कुरान में लिखा है। आपने पढ़ा ही नहीं है ना, इसलिए बोल देते हैं सब धर्म बराबर है ना। नहीं है बराबर, हमने 500 बार कुरान पढ़ी है, इनकी सारी हदीसें पढ़ी है। असली